सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। जब इंसान कहते हैं कि शोहरत की बुलंदियों पर होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, लोग उसके पीछे पीछे होते हैं, हर कोई से ढूंढ रहा होता है और वो कुछ गलत भी कह रहा हो तो उसकी ढाल बन जाते हैं, उसके दिफा में उतर आते हैं और उसकी गलत बात को भी सही कहकर गिनवाया जाता है कि नहीं जी तो सही कह रहा है क्योंकि शोहरत की बुलंदियों पर है। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई, हम कहते हैं ना आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है। और इससे आप इस कौम के शऊर का भी अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। और फिर जब उस सूरज के ढलने का वक्त आता है तो सब क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, लाताल्लुकी हो जाते हैं, हम तो जानते ही नहीं हैं, मुखालिफत तक पे उतर आते हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनकी जमात की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हर गुजरते दिन के साथ कई रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वो रहनुमा जो कभी इमरान खान और पार्टी का दिफा करते थे अब लाताल्लुकी के ऐलानात कर रहे हैं, जिसकी वजह सानिहा 9 मई को करार दिया जा रहा है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने इंतहाई अहम ओहदे से उस वक्त इस्तीफ़ा दिया जब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ शोहरत की बुलंदियों पर थे, मगर उन्होंने चढ़ते सूरज को सलाम करने से साफ इनकार कर दिया और 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अच्छा, उस वक्त 9 मई जैसा कोई अफसोसनाक वाक़या भी नहीं हुआ था, मगर उन्होंने शायद भांप लिया था कि इस उरूज का जवाल शुरू हो चुका है, या पार्टी की गलतियाँ देखते रहे वो और उनको पता चल गया कि ये जो उरूज है ये ज़वाल की तरफ जा रहा है। और यकीनी तौर पे उस वक्त उन्होंने जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए होंगे और तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज भी किया गया होगा, नतीजतन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैं बात कर रही हूँ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, किसी तारुफ के मोहताज जिस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, आपने जिन हालात में PTI को छोड़ा, PTI बड़ी पीक पर थी, शोहरत की बुलंदियों पर थी, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आपने TV पे भी इज़हार किया और आपने शायद भांप लिया था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। क्या क्या गलतियां थीं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने गलतियां की, आपने समझाया, समझाने वाले और भी थे। आज कुछ दिल की बातें कर लें। देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कल्ट पॉलिटिक्स है, यहाँ पर पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर अगर लीडर कहता है बाहर दिन है तो पीछे खड़े होने वाले कहते हैं दिन है, रात है तो कहते हैं रात है, और फिर उनके सामने सच बोलने की जसारत भी नहीं करते। और मैं आपको ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं सीनियर लीडरशिप जो है नून की भी मिलता हूँ, मैं सीनियर लीडरशिप PTI से तो पिछले 6 साल से वास्ता है। जो बातें ये इमरान खान की अदम मौजूदगी में करते हैं, अगर वही बातें वो उनके सामने इक़्तिदार में रहते हुए करते तो आज ये पार्टी बहरानों का शिकार ना होती। अच्छा, यानी जी हजूरी का कल्चर ही आपने वहाँ पे देखा और पीठ पीछे ये करते थे कि ये गलतियाँ हो रही हैं, निशानदेही करते थे। मुझसे ज़्यादा करते थे जब मैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कौन करता था? आज नाम मैं देखे नाम इसलिए मिले, अब तो छोड़ के जा रहे हैं सारे। नहीं, मैं तो कहता हूँ सब करते थे, कोई भी जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल दे दें। पूरी पंजाब की काबीना, ठीक है, पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं पंजाब के, रैंक एंड फाइल मेंबर्स और फेडरल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, कम अज़ कम मुझे नहीं याद कि एक मिनिस्टर मुझे मिला हो जो पंजाब की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमिन हो। अच्छा, लेकिन खान साहब बेज़िद थे कि मैंने उसको रखना है। और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो क्या ख्याल है आपका कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान के खिलाफ आ सकता था? तो बुज़दार साहब के हवाले से इतनी जिद की वजह क्या समझ आई आपको? ये जी $1 मिलियन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं? जवाब नहीं है लोगों के पास, लेकिन कम अज़ कम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जवाल की एक बहुत बड़ी वजह उस्मान बुज़दार भी बनी? नहीं, उस्मान बुज़दार भी थे और उसके बाद नादान और नालायक और इनकम्पिटेंट जो उनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। देखें, बात यह है कि दुनिया में सारी में कभी भी जो होती है कैबिनेट, उसके 30, 25, 40 मेंबर होते हैं।
जी। 30-40 लोगों में आप फैसले जो हैं वो एक तफसील के साथ थॉट थ्रू फैसले नहीं कर सकते। तो हर लीडर अपनी एक किचन कैबिनेट रखता है। ये बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में होता है, लेकिन उनमें जो लोग होते हैं मोस्ट कम्पिटेंट लोग जो हैं वो लीडर के अराउंड होते हैं और वो अपने साउंड जो है एडवाइस जो है वो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो हैं खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद नहीं थे और उन्हीं गलत फैसलों की वजह से आज उनको कोर्ट केसेस भुगतने पड़ रहे हैं। उनके लिए मुश्किलात जो हैं आई हैं। तो अगर अच्छे लोग समझदार लोग उनके मुशावरत दे रहे होते तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो है हमारी, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे बड़ा पाशन था इस पार्टी के वर्करों के साथ। आज भी मैं समझता हूँ कि जितने भी वर्कर्स बेचारे, आज ही मुझे 2 बच्चों के वालिदैन के फ़ोन आए, वो रो रहे थे। अच्छा। और जाहिर है कि किसी का बेटा बेटी भी अगर कोई केस है तो परेशानी तो है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर जो है वो अपने वर्करों को, अपने पार्टी के लोगों को इम्तिहान में नहीं डालता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, वो आपको वक्त याद हो, वो मोमेंट, बल्कि वक्त नहीं, एक लम्हा याद हो कि जब आपने डिसीजन लिया कि अब आप इनको छोड़ देंगे? सारी बात उससे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया होगा। और मैं सुन रही थी आपको, आप किसी निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे, बता रहे थे कि गवर्नर हाउस में आपको तकरीर तक नहीं करने दी जाती थी, कुछ इस तरह के मामले। तो छोटी चीज़ें ना, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता तो होते थे इन बातों पर। नहीं, दिल बर्दाश्ता हो। आपने लफ्ज़ ये बोला, आपने कहा मैं कुछ चपड़ासी तो नहीं लगा हुआ था, मैं गवर्नर था। मेरी कोई इसलिए कि ओहदा जो है ना, जी जी, उसकी जो है रिस्पेक्ट है नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं आम लोगों में बैठ के ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मेरे सब दोस्त जो हैं अगर नीचे बैठे हों तो फर्श पे बैठ के मैं आई फील ऑनर्ड, आई फील हैप्पी, आई फील वेरी प्राउड। तो मुझे कोई ये प्रोटोकॉल्स वगैरह से दिलचस्पी जो है वो नहीं, लेकिन ये इशू नहीं थे। लेकिन आप चाहते थे कि इम्पोर्टेंस हो, मतलब एटलीस्ट नहीं, इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है? क्या मसला बेसिक ये है, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि तकरीबन साल बाद मतलब मैं देख रहा था कि जो पंजाब की गवर्नेंस थी वो बहुत पुअर थी। मतलब इससे ज़्यादा आपकी परेशानी क्या हो सकती है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है वो पैसा दे के हों, जो कि पहले कभी नहीं होता था। तो ये से मेरे बड़ा मैं दिल बर्दाश्ता होता था जब मुझे आके लोग स्टोरियां जो हैं वो बताते थे। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं आज पहले दिन बता रहा हूँ, पहले कभी नहीं बताई। अच्छा, पहले बात कभी नहीं बताई? कभी किसी को नहीं बताई। मैं दिल बर्दाश्ता 1 साल के बाद हो गया था। ठीक है। और मैंने अपने जो मेरे 5-6 दोस्त थे उनसे कहा कि भाई मैं जो है नहीं चल सकता। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें पहले भी आपने रिज़ाइन दिया है, अब आप उस दफ्तर में बैठ के अगर चलो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर अगर आप मेरिट पे लगा देंगे, आप पानी का काम कर रहे हैं जो अपने तौर पे आप कर सकते, कोविड-19 में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो हम आपको बिल्कुल नहीं एडवाइस करते कि आप ये करें। लेकिन फिर मैं 2021 में जून में, मुझे इसी तरह याद है, हाँ जी 2 साल से भी ज़्यादा, ये सेनेट के इलेक्शन से तकरीबन 6-8 महीने पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया। मैंने कहा सर मैं आई फील वेरी, और बड़े समझदार शख्सियत हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा भाई आप मुझे वहाँ से निकालें, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे सेनेट में मौका दे दें, नहीं भी देना तो कोई मुझे और पार्टी। ये आपने 2021 में किया? जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात, ये मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं 2 चीज़ें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया था। अच्छा। एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स वो KPK में लेके आए थे, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर। आपको तो पंजाब में भी आ जाएंगे। मैंने सोचा कि पंजाब में सबसे बड़ा मसला हमारा पुलिस है। थाने जो हैं वो सच्ची बात है कि एक टॉर्चर के अड्डे बने हुए हैं जहाँ पैसे, ये देखें ना, ये एक कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो अदारे जिनसे लोगों को इंसाफ मिलना है वो दफ्तर में जाते हैं। एक रेडी वाला तो अपना बेचारा दिन रात अपने सेब बेचता है, बनाना बेचता है, अपने अंगूर बेचता है और शाम को अपनी इतना गुजारा लेके जाता है। तो ये इतनी बड़ी तनख्वाहों वाले लोग जो हैं ये जाके मंडी लगाते हैं, वहाँ लोगों से ये पैसे लेते हैं। तो ये अगर कल्चर को ख़त्म करने के लिए तो हम
लोग जो हैं बरसरे इक़्तिदार आए थे कि हमने रूल ऑफ लॉ लाना है, स्ट्रगल करना है, रिश्वत जो है वो ख़त्म करनी है। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई के दौर में रिश्वत का रेट जो था वो कई गुना बढ़ गया, करप्शन और किकबैक्स और अच्छा ये रेट बढ़ गया आप कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि कम होना चाहिए था। ठीक है, तो खान साहब तक ये सारी बातें जाती थी, रिपोर्ट होती थी, क्या कहते थे वो? कहते थे सबूत लेकर आओ। जस्ट मेरा ख्याल है ये बात रुक कहाँ पे जाती थी? खान साहब ने तो हमेशा ये बात की थी ना कि करप्शन का खात्मा करना है। आते आते इन्होंने इतने केसेस बना लिए थे, फिर वो जो अब जो हुकूमत है वो तब की ऑपोजिशन वो नैब नियाजी गठजोड़ के जो ताने देती थी नैब के हवाले से, उनका ज़्यादा फोकस जो था ना वो टारगेटेड जो हैं पॉलिटिकल लोग उनकी, जिस नैब के केसेस थे उनकी तरफ था, जिन नैब के केसेस से या ये बोलो। लेकिन वो तो कहते थे नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब कभी भी इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि नैब ले लें, कोई और अदारा ले लें, जब आप मेरे साथ हैं तो आप बिल्कुल ईमानदार हैं, मेरे साथ नहीं हैं तो आप करप्ट हैं। ये जो कल्चर है, इस कल्चर ने हमें तबाह कर दी। देखें यूरोप में क्या फ़र्क है, यूरोप में फ़र्क ये है कि अगर वो पार्टी का लीडर भी कोई गलत काम करे तो पार्टी के लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। हाँ। अगर उसकी पार्टी का कोई मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली गलत काम करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो सस्पेंड हो जाता है पार्टी। और जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करके आता, मॉरल ग्राउंड्स पे छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने अपने ये हैं बने हुए कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे साथ जो हैं वो सारे ईमानदार हैं, दूसरे के साथ जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है। अरे चौधरी साहब, ये तो जैसा जमहूरी पार्टियां होती हैं, जमहूरियत में आमरीत में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नज़र आता है? अब जब ये जमहूरी, ये जो सियासतदान है ये जमहूरियत का बड़ा राग लापते हैं और जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते हैं, जमहूरियत होती है जमहूर के लिए, अवाम के लिए। अब इनकी अपनी पार्टी में अगर इस तरह के बादशाहत है कि आप जी हुजूरी करते रहे तो ठीक है, लीडर की हाँ में हाँ मिलाते रहे ठीक है, आप जुर्रत नहीं कर सकते कहने की कि सर एक्सक्यूज मी यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। पहली बात यह है पीटीआई में भी ये चीज थी। जिस यूरोप की मिसालें खान साहब रोज देते हैं कि जी यूरोप में होता है, मैं बरतानिया में रहता हूँ वहाँ होता है, मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों से, ये सब जहाँ जाते हैं इन सबको पता है वहाँ क्या होता है और इनको ये भी पता है कि कैसे ठीक करना है। लेकिन चूंकि इनकी पावर डाइल्यूट होती है वो सिस्टम यहाँ लाने पे, इसलिए नहीं लाते। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं कि बरतानिया में कभी हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट बल्दियात जो हैं 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाए? नहीं। या कोई हर 4 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शन ना हो? यहाँ 3.5 साल मैंने वो अपनी बात शुरू की थी, वो हम डाइवर्ट हो गए कि 2 चीज़ें थी जो मुझको पीटीआई में लेके आई थी। एक पुलिस रिफॉर्म थी जो कि उधर आ गई और वही नासिर दुरानी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, वो बड़ा बेहतरीन पुलिस अफसर था, वो केपीके में तो रिफॉर्म्स ले आया और पुलिस का जो इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स का उसने ज़ीरो कर दिया। लेकिन जब पंजाब में आया तो उसको नहीं चलने दिया गया और वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म जो है वो बिल्कुल नहीं हुई। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, वहाँ पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर आया केपीके में। पंजाब में 3.5 साल इलेक्शन ही, बल्कि बिल नहीं पास करे कि कौन सा सिस्टम हमने पंजाब में लेके आना है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलतियाँ जो हैं वो हुई हैं जिसकी अच्छा एक और चीज़, आपके पास ओहदा बड़ा था, चाहे आपके इख्तिलाफ़ात थे, आप गवर्नर पंजाब थे, तो आप इस ओहदे से मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे, या फिर आप कुछ और करना चाहते थे? आपकी ख्वाहिश थी कि आप कहीं और ज़्यादा फिट बैठते हैं, सूटेबल हैं, या ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, या आप गवर्नर पंजाब ही रहना चाहते थे? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं गवर्नर पंजाब का ओहदा जो है जी वो मुझे पार्टी की लीडरशिप ने दिया था। देखें जब आप मुतमईन थे या कुछ और करना चाहते थे? नहीं, मैं तो सच्ची बात है, मेरी तो जो एम्बिशन थी, मैं तो एनर्जी का टास्क लेना चाहता था। इसलिए कि मैं आज भी समझता हूं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि अगर एनर्जी $27 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट जो है वो एनर्जी रिलेटेड है, तो अगर हम इस एनर्जी का मसला, और मुझे मैं कभी भी ज़िंदगी में आज तक अल्लाह के फजल करम से जो चैलेंज लेता हूँ वो पूरा करता हूँ। अल्लाह मेरी मदद करता है, मैं नेक नीयती से काम करता हूँ। तो मेरी, चूँकि मैं वहाँ पर स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था और वहाँ पर जब एनर्जी का क्राइसिस आया था तो मुझे टास्क दिया गया था कि मैं रिकमेंडेशन करूँ कि किस तरीके से एनर्जी, तो मैं चाहता था
कि मेरे पास एनर्जी इस आए। चाहत का इजहार किया था आपने किसी से? जी, मेरा ख्याल है कि अगर मैं गवर्नर ना बनाते तो मुझे यही शायद पोर्टफोलियो मिल जाता मेरे ख्याल में। ठीक है, अच्छा। लेकिन देखें, एनर्जी की बात आप कर लें, मुझे बताएं कि आप एनर्जी जो है वो कोयल पे बना रहे हैं, आप एनर्जी फर्नेस ऑयल पे बना रहे हैं, आप एनर्जी गैस पे बना रहे हैं, जो कि $बिलियन आपकी इंपोर्ट है। भाई आपको अल्लाह ताला ने सनशाइन दिया है, सारी मैंने यूनिवर्सिटियां सारी जो हैं सोलर पे कर दी। उनको कास्ट कर रही थी 30 रुपए पर यूनिट, मैंने उनको 10 रुपए यूनिट ले ली, 1 रुपया यूनिवर्सिटियों का खर्च नहीं हुआ। तो क्या मुश्किल है कि हमारे के हस्पताल, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज सोलर पे जा सकते हैं, इससे एनर्जी की बड़ी सेविंग हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से कोई हमारी पॉलिसी, हमारी डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप इतने साल इनके साथ रहे, तो आप क्या कहते हैं कि जो इमरान खान साहब के जो फैसले होते थे, उनको कितने लोग थे जो उससे इख्तलाफ करते थे और करना चाहते थे, और उनमें से कुछ ने किया भी और उसकी सज़ा उनको कॉर्नर करके, या पंजाबी से कहते हैं खुडे लाइन ला के उनको मिली? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ दिन पहले फयाजुल हसन चौहान ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा वो अंदर का जो बोझ था उन्होंने निकाला। खैर उन पर लोग तनकीद भी करें, पहले खामोश क्यों रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो शहबाज गिल साहब एंटर नहीं होने देते थे। मैं आज भी वो बातें करता हूँ जो मैं वहाँ पर गवर्नर हाउस में हर बंदे को बताया करता था। ठीक है, कोई मैंने कभी जो भी मैं समझता था कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मैं अपनी राय का इज़हार भी करता था। मैं तमाम अपने जो कलीग्स हैं उनके नोटिस में लाता था, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाता था, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो एक समझदार शख्स है। लेकिन असल बात यही है कि मेरी बात सुने, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि हम नबी जो होता है उसको किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं होती, उसको तो अल्लाह की तरफ से अहकाम आते हैं। और फिर हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अम्बिया थे, खातमुन नबीयीन थे, रहमतुल्लिल आलमीन थे, मुझे बताएं कि उनको क्या ज़रूरत थी मुशावरत लेने की। लेकिन उन्होंने भी अपनी एक मुशावरती टीम बनाई हुई थी, जंग बदर हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो, अपने साथियों से मुशावरत के बाद फैसले करते थे। तो भाई कोई भी दुनिया में ना कोई अदारा, ना कोई बैंक, ना कोई बिजनेस, ना कोई पॉलिटिक्स उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक गुड टीम नहीं होती। तो अगर बदकिस्मती से खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे कि मेरे पास 200 मुआशीन की थी, मुआशियात के लोगों की टीम है, फलां टीम है, कोई तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो मुसलसल मसाइल। अच्छा, ये एक ही खबर गर्दिश कर रही है, कहानी कह लें, चाहे मगोइयाँ, ज़रा आप बता दें, चौधरी सरवर, चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर, ये तीनों जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट, पीडीएम, इस हवाले से कोई खबर चाहे मगोइयाँ हो रही थी? ज़रा ये बात आप ज़रा ये बताइए क्या कहानी है? दुरुस्त है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं ये इशूज़ उठा रहे हैं। जी जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं शामिल हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, तो बिल्कुल क्लियर कट ये फैसला हुआ था कि जो भी नेगोशिएशन होगी दूसरी जमातों के साथ उसको मैं लीड करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारा सीट एडजस्टमेंट का कोई फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या किसी जमात से अभी नेगोशिएशन ही नहीं किसी बात पे हुई, तो सीट एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब दोस्तों के साथ चलता हूँ तो फिर मैं जितना अपना पॉलिटिकल करियर है, जितना मैं उसको वज़न देता हूँ, मैं दोस्तों को उससे ज़्यादा देता हूँ। तो मैं आज आपने ये सवाल उठा लिया है, तो मैं तमाम दोस्तों को जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनको यकीन दिलाता हूँ अगर जो है अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या हम उनको टिकट नहीं देंगे जिनको हम वादा करके लेके आए हैं, तो फिर मैं भी उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। इससे बड़ी एश्योरेंस जो है वो मैं आप जो हमारे साथ साथी शामिल हो रहे हैं बड़ी इंश्योरेंस नहीं दे सकता। आप हिस्सा नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा वक्त नहीं आएगा, इसलिए कि हमारी पार्टी ने जमहूरी तौर पे फैसला करना है। तो उनको कंफर्ट देने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके ज़हन में शुकूक व शुबहात हैं, जिस तरह की चाहे सुन रहे हैं वो, बिल्कुल जिन लोगों से हम कमिटमेंट करेंगे, हमने ज़िंदगी में कभी कमिटमेंट करके डिसऑनर नहीं की। ठीक है जी, चलें, मेरी टीम कह रही है कि ब्रेक पे जाते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ अहम सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब। आज बड़ी दिल की बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा बहुत सी बातें मैंने पहले नहीं कही तो मैंने आज कह दी। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने पीटीआई क्यों छोड़ी, क्या इख्तलाफात थे, कहाँ कहाँ मामला उलझे रहे, कहाँ आपको गलतियाँ नज़र आती हैं उनकी, कहाँ पे उनकी कोताहियाँ नज़र आती हैं, कहाँ पे फ्लॉज नज़र, इस पर बात होगी ब्रेक से पहले। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। तो तरीन साहब है, सुना बड़े एक्टिव हो गए, जहांगीर तरीन साहब। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तरीन साहब के जहाज़ का बड़ा किरदार था इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में और लोगों को मनाना, और आप समझते हैं। तो किंग मेकर, अगर मैं उनको कहूँ, गलत नहीं होगा किंग मेकर का लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ, तो किंग मेकर जब वो थे अपने दोस्त के लिए काम कर रहे थे, दोस्ती में काम कर रहे थे, बड़े अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। बाद में जो उसके हम डिटेल में डेप्थ में नहीं जाते। अब अगर वो खुद लीड करेंगे किसी पार्टी को तो अपने लिए कैसा काम करेंगे, तो किंग मेकर अगर वो अच्छे तो किंग भी अच्छे बन सकते हैं। देखें, आपने बहुत अहम सवाल कर दिया है। पूरी दुनिया में किंग मेकर जो हैं कई दफ़ा बहुत कामयाब होते हैं लेकिन खुद किंग नहीं बनते। तो इसका फैसला मैं अब फ्यूचर मुस्तकबिल पे छोड़ता हूँ। यानी आपने सीधा सीधा कह दिया कि जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर अच्छे, किंग शायद अच्छे नहीं बन सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये मैं फैसला ये मैं फैसला मुस्तकबिल पे छोड़ता हूँ। आपने कहा ना कुछ किंग मेकर जो होते हैं वो अच्छे, मुस्तकबिल ये फैसला करेगा। चलें, बड़ा सियासी जवाब दिया आपने। अच्छा, पीडीएम की गवर्नेंस की तरफ आ जाते हैं। पीडीएम की गवर्नेंस से मुतमईन हैं आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। देखें, बात यह है कि हमें अपने आप से ये सवाल करना है बहसीयत पाकिस्तानी कि पिछले 75 सालों में क्या हम इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा कर सकें, क्या इस मुल्क में हम अदल व इंसाफ लेके आ सकें, क्या जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते क्या हम उनको स्कूलों में लेके गए हैं, क्या ये नौजवान जो लाखों की तादाद में यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लिए फिरते हैं क्या हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सके हैं, क्या हम इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म लेके आ सके हैं, क्या हम इस मुल्क में जुडिशरी रिफॉर्म लेके आ सके हैं, क्या हम इस मुल्क में साउंड जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या हम महंगाई ख़त्म कर सके हैं। तो हर चीज़ का जवाब नफ़ी में होगा। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो आपने बात की नौकरियों के हवाले से, तो बड़ा दुख होता है मुझे। ये मैं किसी एक पार्टी से शिकवा नहीं कर रही, किसी से गिला नहीं कर रही, लेकिन एक ओवरऑल एक बात करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा टैलेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने लोग अच्छी डिग्रीज लेते हैं वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारे एसेट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और अपना टैलेंट उन ममालिक को दे देते हैं। ठीक है, वो पैसे भेजते हैं वहाँ से, हमारी इकॉनमी बेहतर होती है, लेकिन वो सरमाया हम अपने मुल्क में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक ये बात बड़ा सब्जेक्ट है, आई डोंट नो कितने कम टाइम में आप इसका कमेंट करेंगे। वेरी ब्रीफली मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी नहीं है ना, वो दूसरे हमारा टैलेंट यूज करते हैं। यहाँ से जब जाते हैं वहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काम करते हैं। इकोनॉमी पे बेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारी मुल्क में लीगल रिफॉर्म्स पे बेस्ट एक्सपर्ट। कमी किस चीज़ की है? कमी यह है कि ये हीरे बिखरे हुए हैं। डायरेक्शन की ज़रूरत है और इन हीरों को एक हार में पिरोने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अक्सर अब कहता हूँ हमें वी नीड गवर्नमेंट ऑफ टैलेंट। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँ, अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि एक लीगल रिफॉर्म्स पे टास्क फोर्स बनाई है। आप हैरान होंगी कि उसमें माशाल्लाह 2 PhD क्रिमिनोलॉजी उसमें हैं, 3 उसमें PhD लॉ हैं, PhD शरिया हैं और उसमें रिटायर्ड जजेस हैं और इतने बड़े बड़े ब्रेन हैं कि इंशाल्लाह आप देखेंगी कि मैं अगले चंद महीनों में पूरा एक पैकेज दूंगा पाकिस्तानी कौम को कि इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं, जुडिशरी कैसे लाई जा सकती है। क्योंकि अगर हम इस मुल्क में अदल व इंसाफ, जजा और सज़ा का निज़ाम लेने में कामयाब हो जाएं तो हमारे मुल्क के 50% प्रॉब्लम हल। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात नाकाम हुए, अब भी मुज़ाकरात की बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन आपको लगता है कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसका उन किसी करवट बैठ सकता है? तो हो सकता है कि नहीं, दरवाजे खुले नहीं खुले हुए मसाले। कम अज़ कम आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं बात आज कर रहा हूँ आज से 3 साल पहले नहीं कर रहा था। जब मैं खान के साथ था उस वक्त बात और करता था, जब नून के साथ था तो उस वक्त करता था। तो मैं तो सच की कीमत भी हमेशा अदा करता हूँ, लेकिन मैं कभी फैक्ट्स जो हैं वो हमेशा जो है वो बयान करता हूँ। तो जब थी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वहाँ भी विक्टिमाइजेशन हुई और उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा। अब PTI वाले कहते हैं कि हम जी दहशतगर्द के साथ नहीं बैठेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों गलत हैं। ठीक है। इनको
मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में। देखो, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, गरीब का कशियों पे मजबूर है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $4 बिलियन पे आ गए हैं। हमारा डॉलर जो है वो 300 रुपए से ज़्यादा चल गया। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी मुश्किल में हैं हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए हैं कि यहाँ पर वो 1 लाख रुपए अगर महीने का बेचते थे, अब उनको डबल बेचने पड़ गए हैं, क्योंकि डॉलर जो है रुपये के मुकाबले में जो है रुपया आधा रह गया है। तो ये लोगों के लिए मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। इसलिए मईशत, मिसाक मईशत जो है वो ज़रूर होना चाहिए और हमें मुश्किल फ़ैसले जो हैं मईशत को बेहतर करने के लिए करने चाहिए। तो मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा आप ज़्यादा किस पे डालना चाहेंगे, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को या पीटीआई को? पहले पीटीआई नहीं किसी टेबल पे आना चाहती थी। दोनों यानी आपको लगता है? मैं तो जी ताली दोनों हाथों से बजती। लेकिन ज़्यादा कसूरवार आप किसको कहते हैं? मैं कसूरवार सिर्फ इमरान खान को इतना देता हूँ कि जो मुझे अफसोस है, जो मैं समझता हूँ, और ये मैं कहा था जब हम बरसर इक़्तिदार थे कि जो रास्ता हम अपना रहे हैं ये रास्ता हमें जेलों की तरफ लेके जाएगा। ये बात मैंने कुछ 30 पार्टी के सीनियर की मौजूद में कही थी। ये आर्मी से कन्फ्रंटेशन जो है, और आप अपने मुल्क की फ़ौज को, आपके अदारों को किसी सूरत भी उनको मलाइन नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो था उससे मुल्क को भी नुकसान पहुँचा। और आपने देखा कि इवेंचुअली 9 मई से पहले खान का हर बयानिया बिक रहा था, लेकिन 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान को भी, तहरीक इंसाफ को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपने, ये तो मुझे नहीं बताया आपने कहा, चले मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो इमरान खान साहब को यहाँ पहुँचाने में जिनका किरदार रहा, उनके अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे, और कुछ लोगों के मुताबिक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उस दिन मेरे प्रोग्राम में आए 3-4 दिन पहले, तो बड़े गिले करके गए। उन्होंने कहा कि जी एक टोला था जिसने घेरा हुआ था इमरान खान साहब को, और आम वर्कर की रसाई तक नहीं होती थी। मतलब वे खुद भी मिनिस्टर रहे, लेकिन कहते मेरी रसाई नहीं थी, क्योंकि वो जो इर्द गिर्द लोग थे वो खान साहब को कुछ लोगों से मिलने देते थे, कुछ के लिए दरवाजे बंद कर देते थे। पहले ये तो लीडरशिप पे सवाल बनता है ना कि कुछ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कुछ के लिए बंद कर दिए। लीडर तक सबकी एक्सेस होनी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, आप उन लोगों का जिक्र तो कर सकते हैं ना जो खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाते थे, पीटीआई के लोग जो खान साहब को समझाते थे। नहीं, यही तो एक अलमिया है कि खान ऐसे लोग थे कोई जो बहुत ज्यादा समझाते थे? खान साहब, इनके जो कोई मेन लीडर्स, खान साहब के सामने कोई नहीं बोलता, कोई एक भी नहीं था जो समझाता था, हाथ बांध के खड़े, कोई एक भी नहीं था। पहले था, कौन था, मतलब कौन था? पहले, ये तो पॉजिटिव चीज है, अगर आप बताना चाहें। पहले मैंने देखा कि ये जो इवन फवाद चौधरी चीज़ों पे गवर्नमेंट था, लेकिन जब वो भी खान के प्यारों में आया तो फिर वो थोड़ा सा। अच्छा, पहले फवाद आप कह रहे हैं समझाते थे, तो मैं क्रिटिकल थे बुज़दार की हुकूमत पे, दूसरी ठीक है, बुज़दार की हुकूमत की मुखालफत करते थे इस्माइल गुज़ार साहब भी करते थे। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ा नुकसान, फिर खामोश हो गए। सबसे बड़ा जो नुकसान किया मैं, जब किसी भी पार्टी का लीडर का वर्कर्स के दरमियान दीवार आ जाए तो उससे ज्यादा लीडर को नुकसान तो इसमें और ये मैं बार कि रहा कि आप ये हफ्ते में एक दफ़ा आएँ। मैं गवर्नर हाउस में, इतनी बड़ी जगह है, मैं 400-500 वर्कर्स जो हैं उनको एक रीजन से, कभी दूसरे रीजन से, उनसे सवाल जवाब करें, ताकि वो जो मेरे, देखो ना जी, मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या थी। अच्छा, ये बात आप किससे कहते थे? या खान साहब से? तो क्या उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स होता? मिलेंगे लेकिन टाल देते थे। लेकिन वो बस मसरूफियात आपको पता है फिर प्राइम मिनिस्टर की इतनी होती है, मैं उनको चले हाँ वहाँ पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी यही होती थी कि मेरे पास वर्कर की एक्सेस थी, वो आके बेचारे अपनी परेशानी का इज़हार करते थे कि हमें MNA MP हमारी बात नहीं पूछ रहे, हमारी पूरी बात पूछ रही, हम कोई छोटा छोटा काम भी नहीं करवा सकते। तो वो मैंने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आगे जाहिर है कि अगर मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो दयानतदारी का तकाजा यही है कि मेरा जो वर्कर मुझे आके कह रहा है, कम अज़ कम मैं हाई लेवल पे उनके जज्बात जो हैं वो पहुँचाऊँ। अच्छा चले, मैं एंड में आपसे ये जानना चाहूँगी कि खान साहब पहले तो आपके मशवरे नहीं सुनते रहे, अब आप इस प्लेटफॉर्म से कोई मशवरा उनको देना चाहें? मशवरा एक ही है जी, मुशावरत। कभी भी वो तो कह रहे हैं मुज़ाकरा चाह रहा हूँ ना। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि बरतानिया में अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी 40 लोगों की है, 21 लोग अगर कह दें कि हमने ये काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो नहीं है। नंबर 2 कि उनको कोई वहाँ नहीं होता। अब देखें ना, इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसी को पता है कि नून का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसी को पता है कि तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसी को पता है कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। बाहर की दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी में होता है कि लोग ब्लाइंड वोट दें। तो इसलिए मेरा इस वक्त जो मैसेज होगा आवाम को, मेरा जो
सियासी मैसेज जो है वो मैसेज यही है, एक तो ये है कि जो सबको पता है कि कौन उनका एमपीए का कैंडिडेट है, मैं करप्ट है कौन नहीं है। एक तो ये फैसला कर लें कि किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, करप्ट बंदे को हमने वोट जो है वो नहीं देना है, चाहे उसका मेरी पार्टी से ताल्लुक हो। तो ये डिवाइडिंग लाइन जो है ये जरूरी है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। वेलकम बैक नाजरीन। जो 3 साल पहले पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक शाम खाने पर बड़े जोम से कहा था कि वो और उनकी जो पार्टी है एस्टेब्लिशमेंट की वाहिद चॉइस हैं, और पिछले साल इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान साहब का एक खाम ख्याली अब कह लें ये थी कि जी वो सड़कों पर निकल कर रियासत को दबाव में ले लेंगे, और इसी कहने के खुद सरी में वो रेड लाइन क्रॉस हुई, जिसके बाद पीटीआई को अब अपनी कहने के बका भी मुश्किल दिखाई देती है। पुरतशद्दुद एहतजाज और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का नुकसान खुद पार्टी को भी हुआ, और पीडीएम ने तबाही के जो मनाजिर हैं और जमात का जो असली चेहरा है वो मीडिया पर दिखाकर पीटीआई को पिसपाई पर मजबूर कर दिया। अच्छा, 9 मई के हौलनाक सानहे के बाद पीटीआई पर आज मसालियत की जो तमाम दरवाजे हैं कहने के बंद हो चुके हैं, और ये इमरान खान साहब की सियासी नापुख्तगी कह लें या एक सोची समझी साजिश। अच्छा, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 9 मई की जो वाक़या है, क्या उसके बाद अब जो पीटीआई की बका के बारे में बात हो रही है, क्या कोई रास्ता बाकी बचा है, क्या लगता है आपको? देखिए, 9 मई की जो किया है वो तो खैर नाकाबिल तलाफी नुकसान है, और जिस लिमिट को क्रॉस किया है वो रेड लाइन उन्होंने बनाई थी इमरान खान। एक्चुअली देखें, रेड लाइन होती है ममालिक की। पाकिस्तान की सरहद इंडिया अगर दुश्मन क्रॉस करे तो वो रेड लाइन होती है, या एयर स्पेस अगर इंडियन एयरक्राफ्ट क्रॉस करें तो वो रेड लाइन है हमारी एयरफोर्स के लिए। ठीक है, आप इंडिविजुअल के लिए रेड लाइंस कभी नहीं बनाते हैं। आई थिंक ये गलत इंप्रेशन किया, एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया, फौज के खिलाफ फौज ये करती है ये करती है, एस्टैब्लिशमेंट करी, फिर एंड में चीफ आर्मी स्टाफ को 9 मई को भी इन्वॉल्व किया, और फिर कल्मिनेट कर दिया 9 मई को। इशू ये कि अब इमरान खान, मैंने अभी भी देखा है कि ही इज नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट हिज पार्टी हैज डन इट। इसके लिए इनको खुद समझना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक आएंगे, ऑन एयर आएंगे, ये एक अनकंडीशनल अपॉलजी रेंडर करेंगे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से और शोहदा के लवाहिकीन को जिनकी दिल आज़ारी हुई है। ये बहुत ज़रूरी थे इनके, और फिर पाकिस्तान के अवाम थे कि जी वाकई मेरे लोगों ने किया है। बट क्योंकि आई एम अ लीडर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पार्टी, चाहे उसमें मेरे लोग थे या और लोग भी मिले हैं, जिससे भी लिखा है ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं ये अपॉलजी करता हूँ, और साथ रिक्वेस्ट करें कि अपने लोगों के लिए भी जिन्होंने चलें जो हेनस क्राइम में है उनको तो सज़ा मिले, बाकी लड़के लड़कियों को जो बंद हुए हैं केस उनको आम माफ़ी भी दे दी जाए, ताकि लोगों को एतमाद बहाल हो, और फिर पाकिस्तान की आर्मी सबको पता चले कि यस ही हैज़ रियलाइज्ड ही इज़ नॉट, he should not have done it। ठीक है, तो उसके बाद कोई रास्ते निकल दे। लेकिन अगर आपकी ईगो इतनी है और आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। ठीक है, ये समझने की बात। और जो लोग इनको छोड़ कर जा रहे हैं उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि जाएं और भी जितने लोग तोड़ लें, आधे से ज़्यादा तो टूट चुके हैं, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए। ये जो रवैया है इस पर आपकी क्या राय है कि एक लीडर है उसको लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो क्या एक तासुर देना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? फिजा, यही तो मैं बात करता हूँ, ही हैज़ एन इनडिफरेंट एटीट्यूड। उनको बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ रहा उन्हें फ़र्क? इसलिए कि वो ईगो उनकी है कि जी मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, हालांकि इन द हार्ट ही नोज व्हाट ही हैज डन इट, ही शुड हैव नेवर डन इट। आपने इतनी मुश्किल से अपनी पार्टी बनाई है, और उसके बाद इस स्टेज पे लाके आपने जस्ट अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। पार्टी बनाने में तो जिसने साथ दिया था, जिसका तैयारा आपको पता है जहाज़ हर वक्त हाजिर रहता था, वो आपको भी पता है। खैर उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती। अब वो भी अपनी एक अलग से पार्टी बना रहे हैं, और जितने भी नाराज़ लोग हैं, नाराज़ अरकान हैं, वो उनसे राब्ते भी कर रहे हैं खुद से कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब इज़ नॉट थैंकफुल टू हिज पीपल। इसको जिस तरीके से ये आए वो भी हमें मालूम है। इनके लोगों ने कितनी सेक्रीफाइस की, कितना पैसा स्पेंड किया, कितनी फंडिंग की, हर जगह पर खड़े हो। ही लेफ्ट एवरीवन एंड देन ही डजंट लुक बैक कि क्या आप देखें जिन्होंने मेहनत की होती है, यू ऑलवेज स्टैंड विद देम।
तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम है कि ही थिंक्स ही इज ओनली वन हु कैन पुट एवरीथिंग राइट। किसी की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी से निकलना पड़ेगा, ये इनको अपने शेल से निकलना पड़ेगा और ये सोचें कि अगर आपने अभी करना है तो आप पहले तो अपने हालात को ठीक करें, अपनी गलतियां को मानें। आपने जिनको कहा चोर 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 कहते रहे, सब कुछ कहा, बुरा भला कहा, आज आप खुद मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं तो फिर क्लियर करें मुज़ाकरात। ठीक है जी, ओके मैंने गलती की, नॉट टुडे, आई एम रेडी टू टॉक and sit down with the political party leaders and I'm going to sort it out. Let's, और मैं आइंदा के लिए ये मेरा लाएमल होगा। अच्छा और होगा then, हाँ ठीक है, बात मुकम्मल कर लीजिए। जी जी then, तो इसलिए ये एक हल इनके पास है, ठीक है, जो कि ये रोजाना के हिसाब से लेट होते जा रहे हैं। अच्छा अपने लेट की बात, हाँ जी जी आपने कहा ये हल है लेकिन रोज़ाना ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं। तो ब्रिगेड साहब अभी भी उम्मीद है आपको मुज़ाकरात की, कि मुज़ाकरात होंगे, इसका उनकी सिकरवट बैठेगा? पहले भी मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता था पीटीआई वाले संजीदा नहीं है, पीटीआई वाले कहते थे जी हुकूमत संजीदा नहीं है। अब इमरान खान साहब खुद भी ऑफ़र करवा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत वाले कहते हैं कि जी हम इनके साथ मुज़ाकरात कैसे करें, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शायद कोई चाहता भी हो मुज़ाकरा करना, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ आता रहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत में कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कहा जाता रहा है कि जी वो मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो फिर अब इमरान खान अगर मुज़ाकरात चाहते हैं या अगर मान भी जाए हुकूमत, तो मुज़ाकरात का हल निकलता नजर आता है, ऊंट किसी घर में बैठना नजर आता है, वो भी बैठेंगे और वक्त जाया होगा, एंड में कुछ नहीं निकलेगा। देखें अब तो बात ये नहीं है ना कि अब तो अर्ली इलेक्शन की बात हुई, अब तो एक बात यही करनी है जी कि इंश्योर के 8 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं एज पर द जो जुलाई अगस्त में अगर असेंबली डिसॉल्व होती हैं तो 60 डेज के बाद इलेक्शन होने हैं। ये तो अब इस नहज पर आ गए, इसके अलावा तो अब कोई हल नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपके सामने अभी इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर ये कौम से माफी मांगे तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। और वैसे भी जितनी मर्जी लड़ाइयाँ होती हैं, जो कुछ होता है डेमोक्रेसी में, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट एंड टॉक इट आउट। उसके लिए अब इन्होंने ही लॉस्ट इनिशिएटिव इज गॉन विद द पीडीएम, नंबर 1। नंबर 2, मुज़ाकरात होती है स्ट्रॉन्ग होने, व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशन पे वहां से मुज़ाकरात करते, वो भी आपने लूज कर दी ना, दे आर स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन वेयर बाय यू सिट डाउन विद देम एंड फाइंड सॉल्यूशन। अदरवाइज आपने लूज ग्राउंड की है, यू हैव लॉस्ट द बैटलफील्ड टू एन एक्सटेंट। कि अभी सिर्फ यही हो सकती है कि कहीं कहीं इलेक्शन की बात हो कि जी ठीक है जिस डेट को आपने कराएं इलेक्शन कराएं और वो करवा दें। यही वो कह रहे हैं कि अभी जितने मेरे बंदे जा रहे हैं चले जाएं, आप इलेक्शन करवा दें। तो इलेक्शन हुकूमत कहेगी ठीक है अगस्त में असेंबली इंस्टॉल करेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। इसके ऊपर मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना बंद कर दें। जो कि सियासी लड़ाई में हमेशा कहता हूँ, आपको सियासी लड़ाई लड़नी थी सियासी तरीके से रखते हैं अभी भी। और फिर हुकूमत की अब जिम्मेदारी है कि ये अनएंडिंग जो पॉलिटिकल इम्पैस है ये नहीं रह सकता। बजट आ रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक आपसे टर्म्स और कंडीशन पे वो आपकी बातचीत नहीं हो रही है, मुल्क में गैर पॉलिटिकल से सियासी इस्तेकाम है, इकॉनमी का ये हाल है, इन्फ्लेशन का ये हाल है, महंगाई का ये हाल है। आप सिर्फ अपने काम करें। आज भी देख लें उन्होंने वो जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, राइट, एक नया जो कानून पास हुआ है इसके जी, वो आप जितने भी सो मोटो में उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया। तो हुकूमत को अगर ये वो भी वीक विकेट पर है तो एटलीस्ट अवाम को यही बता दें कि चलें हम इलेक्शन के लिए नाउ वी हैव सेट डाउन एंड हमने फाइनल कर लिया जी कि हम जुलाई या अगस्त में सबमिट डिसॉल्व करेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन करेंगे, फिर ट्रांसपेरेंट, और जिसको अवाम पसंद करेंगे वो कर लेंगे। आखिरी चीज़ कि आप ये इंतखाबात कब देख रहे हैं, इलेक्शन कब देख रहे हैं? देखिए मैं आई फील के 50% चांसेस आर के इलेक्शन अक्टूबर में हो, जो ये बार बार कहते हैं, और दे माइट गो टू नेक्स्ट मार्च। हुकूमत का नजर ये है कि इस वक्त उनके पास नथिंग टू सेल, ठीक है। और पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर कंडीशन में PMLN से, ये भी मैं आपको बता दूं, दे आर द विनर्स आई वुड से, कि उन्होंने ऐसा प्लान किया है सबसे ज्यादा फायदे में वो हैं। एग्जैक्टली मलबा इनके ऊपर गिर रहा है, PMLN पे फायदा उठा रहे हैं। तो नहीं, जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। जरदारी साहब की जहानत पे इतनी बात ऐसी तो नहीं की जाती ना, वो साबित करते मैं बड़ा ज़हीन हूं। यस, तो फिर ये अक्टूबर और देन अगर कहीं एक्सटेंड होते हैं मार्च में, जब तक ये समझ रहे हैं कि शायद आवाम को रिलीफ दे दें, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर कर दें,
so that when they go to election they can tell people Pakistan देखें जी हमने ये कर दिया। एक आखिरी चीज़ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो यौम तकबीर मनाया गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम एटमी ताकत हैं और पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन अंदरूनी जो दुश्मन है इन चैलेंजेस का भी सामना है हमारे मुल्क को। तो इनसे निमटने के लिए जो चैलेंजेस हैं दरपेश हैं, इनसे निमटने के लिए ये जो साजिश है इससे कैसे निपटा जाए? मुल्क को बचाना तो है ना। इसके लिए तमाम हुकूमत को, अवाम को ये इस वक्त तशद्दुद, ये बातें भूलनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज और अवाम मिल के दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वो लड़ाका फौज है जिसको अवाम की ज़रूरत है और वो मोहब्बत भी अवाम से करती है। सेकंड, मजबूत फौज अवाम की सपोर्ट के साथ इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसको दुश्मन के नैरेटिव को ये कामयाब ना होने दें, इसको डिफीट करें और हमने मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, जिसके लिए हमें अपने तमाम इख्तिलाफात भूल के मुल्क और कौम के लिए एनर्जीज को लेकर चलें आगे। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।